अध्याय 10 भावना एवं जोश। यदि आप वैज्ञानिकों की टोली को तितली के खूबसूरत पंखों पर मौजूद नसों के जाल और सड़कों की संरचना जैसे विषय पर संबोधित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा विषय वक्ता और दर्शकों में उत्साह और उमंग पैदा नहीं कर सकता। ये सभी विचार करने योग्य विषय होते हैं, लेकिन बाल श्रम जैसी कुरीति को खत्म करने की मुहिम या स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने जैसे विषय पर दिए गए भाषण जाहिर तौर पर दर्शकों में जागृति और उत्तेजना की लहर पैदा करते हैं। हम आरामदायक गद्दों पर सोते हैं, ठंडे दिनों में हीटर पर हाथ तापते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण के पीछे सुख सुविधाओं को सही ठहराना उचित तर्क नहीं हो सकता। इस स्वभाव की मुख्य वजहें आराम के प्रति झुकाव होती हैं। हमारी भावनाएं खाने के प्रति हमारी इच्छा और सामाजिक व्यवहार का तरीका निर्धारित करती हैं। इंसान भावनात्मक प्राणी है, लिहाजा कुशल वक्ता बनने के लिए दर्शकों की भावनाओं को करीब से छूना जरूरी होता है। अफ्रीकी मूल की गरीब माताओं ने नीलामी में अपने बच्चों को गुलाम के तौर पर बिकते देखा है। इस त्रासदी से त्रस्त माताओं ने शेष अमेरिकी वक्ताओं के मुकाबले दर्शकों के दिल को ज्यादा करीब से छुआ है। निसंदेह उन माताओं को भाषण के नियमों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास नियमों से बढ़कर कुछ था, मातृत्व की भावना एवं करुणा। करों में बदलाव और डाक व्यवस्था में सुधार से संबंधित विषयों पर खास भाषण नहीं दिए जा सके हैं। यादगार भाषण सदैव भावनाओं से लिप्त रहे हैं। वाक्पटुता के लिए कामयाबी और बेफिक्र जिंदगी खास उपयोगी साबित नहीं होती। किसी बड़ी भूल को सुधारने और त्रस्त जनता को जागृत करने के लिए की गई कोशिशों ने यादगार भाषणों को जन्म दिया है। गुलामी को युग की सबसे विकट विपत्ति घोषित करते हुए पैट्रिक हेनरी ने कभी न भुलाए जाने वाला भाषण दिया था। भाषण के दौरान ईमानदारी और भावुकता से सराबोर होकर पैट्रिक ने कहा था कि या तो मुझे आजादी दे दो या फिर मौत। भाषण की इस पंक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जोश का प्रभाव। राजनीतिक पार्टियां किराए पर गाने बजाने वालों के लिए टोलियां बुलाती हैं, तालियां पीटने के लिए नगद इनाम देती हैं। अफसोस के इस कार्य को तर्क संगत भी ठहराया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की माने तो ऐसा करने से जनता के उत्साह को आसानी से वोटों में तब्दील किया जा सकता है। इस तर्क की सत्यता का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि संक्रमण के समान उत्साह की प्रवृत्ति तेजी से फैलने की होती है। घड़ी बनाने वाली एक कंपनी ने घड़ी की दो किस्मों को अलग अलग विज्ञापनों के जरिए बेचने का रास्ता आजमाया। पहले विज्ञापन में घड़ी बनाने की बेजोड़ विधि, कारीगरी और घड़ी के लंबे समय तक टिकाऊ रहने का भरोसा प्रदर्शित किया गया। दूसरे विज्ञापन में गर्व करने लायक घड़ी जैसी पंचलाइन के जरिए घड़ी खरीदने से संबंधित गौरव का व्याख्यान किया गया। विज्ञापन का दूसरा तरीका बेहद पसंद किया गया और पहले के मुकाबले दूसरे मॉडल की घड़ियों की बिक्री दोगुनी रही। अंतहीन उदाहरणों के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए दर्शकों में विषय के अनुसार भावना पैदा करना बहुत जरूरी होता है। वाद विवाद की कला में निपुण वक्ता अच्छी तरह से जानते थे कि भाषण का भावनात्मक पहलू सबसे अहम होता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से वाक्पटुता के बारे में कहा है, दिखावटी उत्साह, गंभीर भाव, व्याख्यान में निपुण रोचकता की केवल कल्पना की जा सकती है। इसे पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। ये केवल तभी हासिल होता है जब हासिल हो जाए। ये जमीन से निकलने वाले फव्वारे के समान है, पहाड़ों के मुख से निकलने वाले लावा के समान है, जो केवल प्राकृतिक शक्ति से ही बाहर निकलते हैं। विद्यालय में सिखाए जाने वाले नजाकत से भरे भाषण के तौर तरीके उस वक्त काम नहीं आते जब बीवी बच्चों के भाग्य और देश की नाजुक स्थिति को सुधारने के लिए भाषण दिया जाए। ऐसे मौके पर शब्द शक्तिहीन हो जाते हैं और वाक्पटुता घास चरने चली जाती है। ऐसे मौकों पर योग्य से योग्य वक्ता की क्षमता क्षीण हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि वाक्पटुता देशभक्ति और आत्मनिष्ठा का एक रूप है। विचारों की स्पष्टता, विशेष उद्देश्य, दृढ़ निश्चय, निर्भीक स्वभाव
दीप्तिमान आंखें, जुबान पर लहराते शब्द और विषय पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति से वाक्पटुता का जन्म होता है। ऐसी वाक्पटुता बोलने की बाकी निपुणताओं के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होती है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रभावशाली, श्रेष्ठ और उत्तम प्रक्रिया। एक बार खाना खाने के बाद एक लेखक गांव की सड़कों पर टहलने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक ढोंगी को बोलते हुए सुना। एमरसन की हर व्यक्ति से कुछ सीख लेने की सलाह को मानते हुए लेखक रुक गया और उस ढोंगी की बात को ध्यान से सुनने लगा। वो व्यक्ति बाल मजबूत करने की दवा बेच रहा था और दावा कर रहा था कि उसने इस दवा की खोज एरिजोना में की है। उसने अपने सिर से टोप हटाते हुए दवा के सकारात्मक असर का व्याख्यान किया। दवा से मुंह धोकर साबित किया कि दवा हानिकारक नहीं है। इसके बाद दवा के फायदों का भरपूर व्याख्यान कुछ इस तरह से किया कि खरीदारों की लाइन लग गई। दवा बेचने के बाद उस जालसाज ने बड़े विश्वास के साथ यह समझाने की कोशिश की कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा तादाद में गंजे क्यों पाए जाते हैं। इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसने समझाया कि महिलाएं पतले तलवे के जूते पहनती हैं, इसलिए शरीर का मां धरती से ज्यादा संपर्क होता है। पुरुष मोटे तलवे के जूते पहनते हैं और बालों को पोषक तत्वों से वंचित रखते हैं। उस जालसाज के पास इसका भी एक निवारण था, एक तांबे का टुकड़ा जिसे जूतों के तलवे में रखने से समस्या हल हो सकती थी। दिलचस्प बात है कि सहज और स्वाभाविक तौर पर पेश किए गए उस निवारण का जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया और एक बार फिर खरीदारों की लंबी कतार लग गई। एमरसन ने कहा है, सुनो, उत्साह के बिना बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। कार्लेल ने कहा है, इतिहास के पन्नों में शामिल महान लम्हे केवल और केवल जोश व उत्साह का परिणाम है। उत्साह की भावना चेचक के संक्रमण की तरह फैलती है। ओलिवर क्रॉमवेल ने कहा है, इतने ऊंचे कभी ना पहुंचो कि पता ही ना चले कि कहां जाना है। उत्साह को कैसे हासिल और विकसित किया जाए? उत्साह कोई कमीज नहीं है जिसे जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो। उत्साह को पुस्तक में मौजूद नसीहतों से भी हासिल नहीं किया जा सकता। उत्साह समय के साथ विकसित होने वाला प्रभाव होता है, लेकिन सवाल यह है कि किस चीज का प्रभाव, जानने की कोशिश करते हैं। एमरसन ने लिखा है, एक चित्रकार ने मुझे बताया कि पेड़ का बेहतरीन चित्र बनाने के लिए चित्रकार को खुद एक पेड़ के समान महसूस करना पड़ता है। इसी प्रकार एक बच्चे का चित्र बनाने से पहले बच्चों की शरारतों, हरकतों और स्वभाव को समझना जरूरी होता है। खुद को बच्चों जैसा महसूस करने वाला चित्रकार ही बच्चों के विभिन्न भावों को चित्र के द्वारा प्रकट कर सकता है। मैं रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चित्रकार को जानता हूं जिसने चट्टान का चित्र बनाने से पहले उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और उसके द्वारा बनाया गया चित्र विश्व प्रसिद्ध हुआ। किसी कठिन किरदार का अभिनय करने के लिए साराह बर्नार्ड उस दिन शाम 4 बजे के बाद न तो किसी से मिलती थी और न ही किसी से बातचीत करती थी। इस अंतराल में वो अपने किरदार में खोई रहती थी। शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने वाले महान कलाकार बूथ भी किरदार निभाने से पहले अकेले रहना पसंद करते थे और खुद को किरदार में डुबोए रखते थे। एक महान कृति द डिवाइन कॉमेडी लिखने से पहले दांते अपनी प्रेमिका फ्लोरेंस से लंबे समय तक दूर रहे, जंगलों में ठिकाना बनाया, गुफाओं में जीवन बिताया और कई बार भूखमरी के कगार तक पहुंचे। इस कष्ट भरे जीवन के बाद दांते ने महान हास्य कृति को लिखा। सूर्योदय के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए टर्नर ने दिन निकलने से पहले 12 किलोमीटर का पहाड़ी का सफर तय किया और फिर समुद्र तट से उगते सूर्य के सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया। वेंडेल फिलिप्स के वाक्य दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि फिलिप्स ने 50 लाख गुलामों के दुख दर्द को करीब से महसूस किया था। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है। बोलते समय विषय को दिल से महसूस करें और बाकी सब भूल जाएं। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाएं। आप जिस उद्देश्य की वकालत कर रहे हों, जिस मामले पर बहस कर रहे हों,
उसे वस्त्रों की तरह धारण कर लें, उसमें समा जाएं और इस दौरान बाकी सब भूल जाएं। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंचा जा सकता है। विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने से विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया को महज सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। व्याख्यान का अंदाज वक्ता की भावनाओं के उबाल को दर्शकों के सामने परोस देता है। भाषण में वास्तविक एहसास ढांचे में मौजूद खून और हड्डी के समान होता है, जिसे न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। एक आदर्श भाषण में वक्ता और दर्शकों की भावना एक समान हो जाती है। एहसास एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और प्रस्तुति यादगार बन जाती है। मानवता में सहानुभूति की आवश्यकता। वक्ता में मानव स्वभाव से संबंधित करुणा का भाव जोर जबरदस्ती से पैदा नहीं किया जा सकता, उसका विकास स्वयं होता है। विक्टर ह्यूगो की आत्मकथा लिखने वाले लेखक ह्यूगो की अथाह धार्मिक भावनाओं को लेखन कला की महानता का आधार बताया गया है। हाल ही में कॉलियर्स वीकली के संपादक को लघु कथा लिखने की कला पर बोलते हुए सुना गया। भाषण के दौरान उन्होंने बार बार मानवता के प्रति स्नेह की भावना पर जोर दिया, लेकिन निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए दिए गए कुछ यादगार भाषण समय के साथ खुद ब खुद महत्वहीनता के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। महानता का सबसे मजबूत आधार है समर्पण की भावना। स्वयं का संरक्षण जीवन का पहला नियम है, तो आत्मत्याग महानता का पहला लक्षण है। पाप की बुनियाद निजी स्वार्थ की जमीन पर खोदी जाती है। महान धर्म और दार्शनिक निरंतर इस सत्य का सत्यापन करते आए हैं। वास्तविक सहानुभूति और स्नेह से भरा व्यक्तित्व ही मानवता की भावनाओं में जागृति पैदा करने योग्य भाषण प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि वेबस्टर ने कहा है, सहानुभूति और स्नेह दर्शाने का ढोंग किसी काम नहीं आता। इस अभिनय को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने वास्तविकता को विशेष ऊर्जा प्रदान की है। भाषण देते समय शब्दों और भावनाओं में तालमेल होना चाहिए। बिना भावना के प्रस्तुत किए गए वाक्यों में एहसास की कमी झलक ही जाती है। अधूरे मन से पेश किए गए उदासीन व्याख्यान के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वाक्पटुता का सबसे अहम स्रोत है ईमानदारी। कार्लाइल ने सही कहा है, मिराबियो, नेपोलियंस, बर्न्स और क्रॉमवेल में से कोई विशेष योग्यता का धनी नहीं था, लेकिन इन सभी व्यक्तित्वों में दृढ़ निश्चय सर्वोपरि था। और मेरी नजर में ऐसा व्यक्ति ही सच्चा एवं गंभीर होता है। महान एवं वास्तविक गंभीरता से नायक का उदय होता है। महान व्यक्ति लक्ष्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता और लगन का व्याख्यान नहीं कर सकता। असल में इसके बारे में विचार तक नहीं किया जा सकता।